जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है। यदि आपका सेशनल नहीं हुआ थर्ड सेशनल तो उसमें भी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपका इस एग्ज़ाम मतलब जो आप एनुअल एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें भी ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन के विथ सोल्यूशन मतलब आंसर के साथ आपको क्या करेंगे, पूरा लेक्चर आपका होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा मगर आप मैनेज करिएगा। ठीक है, देखिए आप यदि वीडियो अंत तक बने रहेंगे तो कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाने वाले हैं और ये सब क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सुपर 25 क्वेश्चन सेकेंड ईयर के लिए भी बनाइए, उस जल्दी आने वाला हफ्ते से 10 दिन के अंदर सारा सब्जेक्ट का क्या होगा, सुपर 25 क्वेश्चन और 2 साल का पेपर सॉल्यूशन 2022 और 2023 का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा राइट ब्रीफ अबाउट पेशेंट काउंसलिंग स्टेज प्रोसेस एंड कंटेंट पूछना, मतलब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके स्टेज क्या होते हैं और हर एक स्टेज पे क्या क्या होता है उसे भी यदि आप डिफाइन कर देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, मगर उसे डिफाइन करने के लिए थोड़ा वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मगर हम आपको दिखा देंगे हर स्टेज में क्या क्या चीज़ कंटेंट होता है क्योंकि कंटेंट पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने यहाँ से हम लेकर आते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा, कह दिया तुम्हारे पास पेशेंट काउंसलिंग, आपको हेडिंग ऐसे ही डालनी है। क्वेश्चन आप एग्जाम में प्लीज़ मत लिखिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप क्वेश्चन बैठकर छापें। आपको क्वेश्चन आंसर पहला रहेगा तो पेशेंट काउंसलिंग ऐसे आपको हेडिंग डाल के उसके बारे में आपको छापना स्टार्ट कर देना। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे आप कहीं भी यदि हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें एक आपका एक पर्चा बनाया जाता है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या, वजन क्या है, बीपी क्या है, ये सब कुछ क्या कर दिया जाता है एक कागज़ में मेंटेन किया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा। ठीक है, तो वो सब तुम्हारे पास क्या होता है, उस पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है कि क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या चीज़ें नहीं, क्या चीज़ प्रोवाइड कराया जाए, ये सब कुछ पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत आता। अब लिखा क्या, पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी ड्रग्स यानी मेडिकेशन की इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराना टू द पेशेंट, पेशेंट को या पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो पेशेंट है यदि बोलने की हालत में है तो पेशेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सब कुछ आपको, ठीक है, सब कुछ आपको पूछ लिया जाएगा। यदि मान लेते हैं वो बोलने की हालत में नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके जो बगल में आया, जैसे भाई बहन माई दादा कोई भी लेकर आया है गार्जियन, उसके ऑन द डायरेक्शन ऑफ यूज, मतलब जो भी ड्रग्स की मतलब जो भी दवा का है यूज, उसका साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन मतलब क्या सावधानियां रखनी है, स्टोरेज इन राइट एंड फॉर्म, ये सब जो भी मेडिसिन होती है उसका यूज कैसे करना है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रिकॉशन क्या करना है, मतलब कौन सी दवा है तो ये दवा नहीं उसके साथ खानी है, इसका बर्ताव क्या करना है, उसे रखना कहाँ, सब कुछ राइट लिख के फॉर्म में जब प्रेजेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच फार्मासिस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, मतलब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन देता और एडवाइज करता किसे, पेशेंट को, इन देयर केयर टेक ऑफ द रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब आप दवा के दौरान क्या क्या आपको प्रिकॉशन करना, क्या क्या सावधानियां बरतनी, ये सब क्या कहलाता है, पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत होता है। तो ये थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। अब स्टेज के आगे बारे में जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी को आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग 4 स्टेज में टोटल होता है, हम 4 स्टेज आपको दिखा देंगे थोड़ा सा तेजी से मगर आपको दिखाएंगे जरूर। ठीक है, लिखा है स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, लिखा पेशेंट काउंसलिंग इज ए 2-वे कम्युनिकेशन यानी स्ट्रेटजी दैट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, मतलब अब देखिए ये कम्युनिकेशन क्या होता है, जुड़ना
पेशेंट और फार्मासिस्ट किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसके आधार पर 4 स्टेज में क्या कर दिया गया, इन्हें बांटा गया। पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रिपेयरिंग फॉर द सीजन, यानी सीजन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग ऑफ सीजन को ओपन करेंगे। काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। फिर क्लोजिंग सेशन, मतलब वो दवा ववा दे के उसे हम बंद करेंगे, फिर उसका डाउट वगैरह पूछेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ठीक, तो ये सब क्या होगा, 4 स्टेज होते हैं। अब इन स्टेज के बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, थोड़ा तेजी से सुनिएगा मगर आप सुन लीजिए। ठीक है, यानी किस स्टेज में क्या क्या चीज़ आती हैं। ठीक है, तो ये देखिए 4 स्टेज यहाँ से है। ठीक है, चारों स्टेज के बारे में आप सुनिए। पहला दे रखा है इंट्रोडक्शन प्रिपेयरिंग फॉर सीजन, मतलब क्या इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, मतलब हमें क्या कर देना है, इंट्रोड्यूस कराना है। रिव्यू पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब जो यानी पेशेंट का जो पिछला दवा का रिकॉर्ड है उसके भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। एक्सप्लेन द पर्पज इंपॉर्टेंट ऑफ द काउंसलिंग, उन्हें बताना कि यदि आपका काउंसलिंग हो जाता है तो आपको सुपर मतलब प्रॉपर अमाउंट में दवा का डोज, और यदि मान लेते हैं कोई एक मान लेते हैं यानी स्टॉप न रहे, मान लेते एक पेशेंट काउंसलिंग हो गया, कागज़ पे नोट होगा, कोई भी डॉक्टर आएगा उसे बता देगा इसकी डोजिंग इतनी है, वहाँ तो कोई नर्सेस न रहे। ठीक है, तो दूसरी नर्सेस भी उन्हें क्या कर सकती हैं, केयर कर सकती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। ऑप्टेन मेडिकेशन हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी दवा की यानी चल रही थी, कितने दिन से चल रही है, उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता करना है कि किस दवा से उन्हें एलर्जी है। ड्रग्स हिस्ट्री क्या है कि मतलब कितने दिन से ये दवा खा रहे हैं, उसी के अनुसार हम अपना क्या करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग उन्हें करेंगे। आफ्टर ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज एलर्जी, यूज ऑफ हर्बल, एक्सेस ऑफ पेशेंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर थेरेपी, उससे पूछेंगे उस दवा के बारे में कि आपको कौन किस दवा से एलर्जी नहीं है ना भाई, आप किस दवा का प्रयोग कर रहे थे, मतलब आप जड़ी बूटी कोई हर्बल खा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग करेंगे। थेरेपी के पहले, जब थेरेपी के पहले करेंगे तो आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों आप थेरेपी करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसमें। सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओपनिंग ऑफ सीजन, अब देखो, अब ये सब पूछने के बाद उन्हें क्या करेंगे, कागज़ लेके आएंगे, उसका नाम, एज ऑफ पेशेंट, जरूर ये लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग ये क्या कर देती है, मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, एक्सेस द पेशेंट मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी करेंट, मतलब इस टाइम में उसकी मेंटल स्थिति क्या है ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेखा सेंसरी और फिजिकल स्टेट, मतलब उसका सेंस अच्छे से डेवलप है कि नहीं, फिजिकल स्टेट सही है कि नहीं, ये भी हम क्या करेंगे, उसमें मैनेज करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी एबिलिटी एंड पेशेंट यूज टू मेडिकेशन, मतलब पेशेंट कौन सी मेडिकेशन यूज कर सकता है आराम से, तो ये स्टेज थर्ड यानी सेकेंड स्टेज में इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड स्टेज में यहाँ से दिया, थर्ड स्टेज में क्या लिखना है, देखिए स्टेज के बारे में, क्योंकि कंटेन हमसे कहा था। ठीक है, कंटेन यानी हर एक स्टेज में कौन कौन सा चीज़ है उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कंटेन, ठीक है, देखो कंटेन ऑफ काउंसलिंग इज लिखा है सपोज टू द मोस्ट ऑफ द सीजन ऑफ फार्मासिस्ट विन, मतलब ये बताइए यदि आप पेशेंट काउंसलिंग किसी भी पेशेंट का अच्छे से कर लिए हैं तो फार्मासिस्ट की क्या होगी, हमेशा जीत होगी, क्योंकि वो प्रॉपर अमाउंट में उसे दवा प्रोवाइड करा देगा, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में उसका होगा। ठीक, दिस स्टेज इन्फॉर्मेशन, मतलब थर्ड स्टेज में क्या क्या किया जाता है, नेम डोज ऑफ ड्रग्स, मतलब दवा का नाम और दवा का डोज कितना है उसे रखा जाएगा। मेंशन यूज कैसे करना है, एक्शन प्रोजेक्ट बेनिफिट, मतलब क्या कर देना है, कैसे इसका यूज करना है भी उन्हें बताना पड़ेगा। रूट डोज थ्रो राइट शेड्यूल, मतलब क्या कर देना, डोज यानी रूट बताना है। रूट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम वो दिए लगाने वाला है तो उन्हें लगेगा भाई लिक्विड अलाउ पी जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, तो रूट जरूर बताना है आपको। ठीक है, राइट शेड्यूल के रूप में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। और क्या दे रखा है, ठीक, अब यहाँ से दे रखा क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कब आपको खाना है, कब क्या चीज करना है, ये सब सारी चीजें। यानी क्या होता है, एक्सपेक्ट बेनिफिट, इसका फायदा क्या होगा, पॉसिबल एडवर्स यानी एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये इस इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों इनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड ड्रग्स, मतलब कौन सी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इस मेडिसिन के साथ ये आप खाना न खाइए, जिसे परहेज गाँव में बोलते हैं। ठीक, ये नहीं करना। प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन उन्हें बताएंगे, ये सब थर्ड स्टेज के अंतर्गत आएगा। ये सब करने के बाद हम दवा को पैक करेंगे और चौथे स्टेज की तरफ क्या करेंगे, रुक करेंगे। ठीक, चौथा स्टेज में क्या रखा, बिफोर द कंक्लूड, यानी क्या होता है, कंक्लूडिंग द काउंसलिंग सेशन द फार्मासिस्ट शुड बी डबल चेकअप करेगा। ठीक है, पेशेंट नॉलेज को करेगा, मतलब जो भी दवा उनकी हो गई है तो उससे वक्त क्या कर दिया जाएगा, उन्हें डबल चेक कर दिया जाएगा। फिर क्या दे रखा है,
पेशेंट नॉलेज यानी पेशेंट के बारे में नॉलेज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि क्लोजिंग सीजन मतलब सब कुछ करने के बाद आपको जो क्लोजिंग करना तो उनमें क्वेश्चंस हम क्या करेंगे पेशेंट से पूछेंगे क्या कि भाई कोई डाउट है या नहीं। हाउ टू रिमेंबर द पर्पज ऑफ दिस मेडिसिन मतलब क्या पर्पज है आप इस मेडिसिन यानी ये थेरेपी कराने आए हैं ये सब बताएंगे उन्हें। हाउ लॉन्ग टू शुड बी द टेक द मेडिसिन मतलब क्या कर देना है कितना लंबा सा यानी कितना लंबे टाइम तक ये दवा हो करना पड़ेगा आपको। यदि आप कोई दवा मिस डोज कर देते मान लेते आपकी एक खुराक डोज यदि आप क्या करते हैं मिस यूज कर देते हैं मिस कर देते किसी भी चांस से ठीक है किसी भी प्रकार से तो क्या होगा वो भी बताना पड़ेगा। फिर उनसे पेशेंट हैव एनी डाउट मतलब पूछेंगे भाई कोई शक नहीं कहेगा सर हमको सर समझ में आ गया ऐसे ऐसे दवा खानी है ये सब। तब क्या करेंगे आप क्लोज करेंगे अपना पेशेंट काउंसलिंग। तो ये थर्ड यानी फोर्थ स्टेज में ही आपको करना रहता है ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसके बारे में कंटेंट के बारे में पढ़ लिया है और यहाँ से पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ से लिखा गया है क्योंकि प्रोसेस भी पूछा प्रोसेस वो चारों हो गया स्टेज भी वो चारों हो गया। आफ्टर द कंप्लीट द यानी क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद फिलिंग द फार्मासिस्ट शुड बी गिव द गाइडलाइन ऑफ पेशेंट को क्या करेगा गाइडलाइन करेगा क्या रिमूविंग ड्रग फ्रॉम द पैकेज यदि आपको क्या कर देना पहले देखो पैकेज से आपको ड्रग निकालना है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग्स मतलब कैसे उसका यूज करना है। टाइम बताना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम। फिर ड्यूरेशन ऑफ यूज कब उन्हें खाना है। स्टोरेज बताना पड़ेगा क्या साइड इफेक्ट है और यदि ड्रग्स इंटरेक्शन मतलब कौन सी ड्रग्स किसके साथ फूड के साथ इंटरेक्शन करेगी तो पॉइजनस नेचर बना सकती है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो हमने पहले क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कवर अप किया मेरे भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है हमसे यहाँ से क्वेश्चन दे रखो सेकेंड नंबर ठीक है। सेकेंड नंबर में कह दिया डिफाइन ऑल टर्म दोबारा थोड़ा सांस ले लीजिए भाई ठीक है चलिए रुक जाइए। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह दिया है अब ये थोड़ा सा जल्दी होगा ठीक है वो लंबा क्वेश्चन था ठीक है। डिफाइन ऑल टर्म वेंडर सिलेक्शन को आपको क्या कर देना डिफाइन करना। डिफाइन मतलब डिफिनेशन और कुछ उसके थोड़ा बारे में जैसे मान लेते क्यों यानी वेंडर सिलेक्शन क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंट वगैरह थोड़ा चिपका देंगे काम खत्म ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इन्वेंट्री कंट्रोल लिखना है। फिर क्या ऑर्डर ठीक ऑर्डरिंग प्री यानी प्रो कैरिमेंट लिखा है इसके बारे में। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको लिख देना ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आपको क्या कर देना चारों के बारे में अच्छे से डिफाइन कर देना। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है इसीलिए हम इस पर टाइम दे रहे भाई ठीक है इसकी ठीक। तो हम क्या कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ठीक। तो हम पहले को डिफाइन करते हैं क्या दे रखा वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन क्या होता है जैसे आप मेडिसिन की दुकान खोल लिए मतलब केमिस्ट्री की दुकान यानी दुकान आप खोल लिए तो आपको क्या ज़रूरत है जो आपको दवा ला के आराम से क्या कर दे प्रोवाइड करा दे उसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो उन्हें क्या बोला जाता है अब बताओ उन्हें सिलेक्ट करोगे ना ऐसे नहीं कोई रैंडम आया दवा दे के चला गया तो उसे आप ले लेंगे नहीं उससे क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। उससे क्या बोला जाता है वेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें वेंडर बोल दिया जाता है ठीक जिसे हम विक्रेता बोलते हैं नहीं तो कहते हैं थोक विक्रेता। तो थोक विक्रेता क्या चीज उसके बारे में देखेंगे। लिखा है वेंडर सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है। लिखा है वेंडर यानी सप्लायर जो मतलब दवा आपके दुकान पे लाके प्रोवाइड कराएगा। सप्लायर इन फार्मास्यूटिकल एंड रिफर यानी टू ए पर्सन हु इज द यानी इंगेज्ड ठीक है क्या देखा इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ द सेलिंग इन सप्लाई ऑफ ड्रग्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या कर देता है ड्रग्स को सप्लाई करता है ठीक है। ड्रग्स को क्या कर देता है सप्लाई करता है एक दुकान से दूसरी दुकान पर। अब ये कैसे लाते हैं एक बड़ी दुकान होती है जिसे हम थोक की दुकान बोलते हैं। वो क्या करेंगे कंपनियों से या बड़ी बड़ी दुकानों से बल्क में लेके आएंगे। जैसे मान लेते पैरासीटामॉल एक पत्ता नहीं बोल देंगे 10 गत्ता लेकर आओ तो 10 गत्ता उनकी दुकान पर आ गया। फिर एक ऐसा आदमी रहेगा जो जाकर दुकान पे क्या करेगा सप्लाई करेगा ठीक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर करेगा तो उसी को क्या बोला जाता है वेंडर बोला जाता है। अब उसे कैसे सिलेक्ट करेगा तो उसी को हम वेंडर सिलेक्शन बोला जाता है। तो इसके लिए 2-3 चीजें यानी स्टेप दे रखा। सबसे पहले अवेयरनेस करना मतलब उसके बारे में पूरी नॉलेज रखना कि ये जो दवा दे रहा है जीएसटी लगा के देगा कि नहीं ये प्रॉपर अमाउंट में जो छूट है उसे देगा कि नहीं उन्हें अवेयरनेस करेंगे। फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार मतलब अपनी मेडिकल में देखेंगे अच्छा ये हमारे पास ज़रूरत है उसे कागज़ पे नोट कर लेंगे। फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे प्लान बनाएंगे। अब देखिए मान लेते हैं हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास कम है तो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो दवा ज़्यादा रन कर रही है पैसे के अकॉर्डिंग पहले उसे मंगा लिया जाए तो स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर बिजनेस केयर को देखते हुए तब हम क्या करेंगे अपनी बजट को भी पैसे को भी देखेंगे। फिर आरपीएफ प्रोसेस के दौरान क्या करेंगे हम ऑर्डर करेंगे।
ऑर्डर करने के बाद क्या करेंगे, अब ये सब यदि जो प्रॉपर अमाउंट में यानी समय से समय पर ला के क्या करें, दवा को प्रोवाइड कराए, और मान लीजिए थोड़ा बहुत उधार बाढ़ ही रहे तो उसे भी वो मैनेज करे, तब हम क्या करेंगे, वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। तब हम क्या करेंगे, जानेंगे अच्छा ये वेंडर हमारे लिए सही है। तो ये वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब इसके लिए वेंडर सिलेक्शन क्यों जरूरी है, अब बताइए, यदि वेंडर सिलेक्शन न करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें हो सकती हैं। पहले एनालिसिस ऑफ फार्मासिस्ट नीड, देखिए आप वेंडर सिलेक्शन करने से पहले फार्मेसी की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब आपको किस दवा की कैसी जरूरत है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, वेंडर सिलेक्शन करेंगे। मान लेते एक वेंडर सिलेक्शन कर लिए, उसके पास प्रॉपर अमाउंट में दवा ही नहीं है, ठीक, प्रॉपर अमाउंट में दवा ही नहीं है, तो आपको लिए दिक्कत हो सकती है कि नहीं। तो एक नहीं तो कई हम क्या करते हैं, दुकान पे एक नहीं चारों पाँच क्या कर देते हैं, तो वो सप्लायर रखते हैं। मान लेते एक सही से नहीं प्रोवाइड कराएगा तो दूसरे को पकड़ेंगे, हमें पैसा देना भाई, ठीक है। ये हो गया। आइडेंटिफाई ऑफ द गुड वेंडर, मतलब क्या कर देंगे, गुड यानी जो आपका वेंडर जो बढ़िया रहेगा उसे आइडेंटिफाई हम करेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ वेंडर, वेंडर से इवोल्यूएट करेंगे, मतलब ये जो मेडिसिन आएगी कैसे आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कब ऑर्डर करना रहेगा। जैसे वो दुकान का ऑर्डर होता कि मॉर्निंग में ऑर्डर होता शाम तक पहुंचा दिया जाता है, या शाम को सारी दुकान खाली होती है वहाँ पर क्या कर देते हैं 7 8 9 बजे रात तक, यानी वो ऑर्डर होता हो सुबह आपकी दुकान पे ऑर्डर चला आता है। तो ये सब क्या करेंगे, उसे इवोल्यूएशन करेंगे, लिखेंगे सेस्ट, यानी लेफ्ट में लिखा है सिलेक्ट बेस्ट वेंडर, मतलब जो वेंडर रहेगा तब हम क्या करेंगे, अच्छा भाई सही है बढ़िया है। फिर ऑर्डर प्लेसिंग, मतलब क्या, जो आप ऑर्डर देंगे कहाँ आके उसे ला के देगा, ऐसा कि नहीं कि किसी दुकान पे रख देगा, भाई बोल देना फोलर है भाई उनके यहाँ जाके ले लेना, ऐसा नहीं, आपके दुकान पर ला दे, क्योंकि आपकी दुकान चल रही तो आप थोड़ी ना आने लेने जाएंगे, चलो भाई गत्ता लेकर आओ, ये 2 बंदे वहीं पर रह गए, ठीक। तो यानी प्लेसिंग ऑर्डर भी लिखेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, कि नहीं प्राइस हम आज बढ़ा दिए दूसरे दिन घटा दिए, आज जीएसटी कुछ और % लगा दिए, कुछ और लगा दिए, बोलेंगे ये हो गया वो हो गया, 3-5 बतिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वेंडर सिलेक्शन के अंतर्गत आने वाला है। तो ये हो गया वेंडर सिलेक्शन। नेक्स्ट में हमसे कहा है ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डरिंग प्रिक्योरमेंट बोला है, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल दिया है, ठीक, प्रिक्योरमेंट मतलब खरीदारी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऑर्डर कर रहे हैं तो कैसे खरीदारी प्राप्ति कैसे होती उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। खरीदारी ऐसा थोड़ी ना किसी से कुछ खरीद लेंगे, कुछ होना चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ से इसके अंतर्गत में दिया है, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, थोड़ा बढ़ा के लिखिएगा, ठीक है, यदि नोट कर रहे हैं तो, ठीक। तो इसमें क्या दे रखा है इसके बारे में आप सुनिए, देखिए कह दिया है प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेजिंग, मतलब आप कोई भी दवा कैसे खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं। प्रोक्योर यानी क्या लिखा है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है, यानी खरीदारी होती है, ठीक, प्राप्ति खरीदारी ये सब सारी चीज़ें, ठीक। अब लिखा इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग राइट क्वालिटी, मतलब जो भी ड्रग्स है राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब देखो जो भी दवा है वो सही होनी चाहिए, क्वांटिटी में भी यानी गिनती में भी सही होनी चाहिए। ऑर्डर, ठीक है, लिखा ड्रग्स एट राइट टाइम, मतलब और राइट टाइम राइट प्राइस पे आपको लाके जो प्रोवाइड कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट बोला जाता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं आप, यानी सिंपल से समझिए, ऑर्डर प्रोक्योरेंटिंग एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप दवा को क्या कर दिए, ऑर्डर कर दिए, ठीक है। ऑर्डर कर दिए हो तो क्या होगा, सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे तो होना चाहिए, जैसे बोल दिए सुबह हमारे पास 9-10 के बीच में हमारा ऑर्डर हमारी दुकान पे होना चाहिए, तो उस टाइम पे ला के आपको क्या दे, ठीक है। क्वांटिटी भी उनकी सही होनी चाहिए, कि नहीं ऐसे मान लेते हैं आप 10-10 पत्ता बोले, ठीक है, कि 10 पत्ता ये, 5 पत्ता ये, 6 पत्ता वो, 2 पत्ता ये, अब उल्टा सीधा कर दिया हो, ठीक है। जो बिक रहा था तुम 10 पत्ता बोले, जो नहीं बिक रहा था उसे 2 पत्ता बोले तो उल्टा कर देगा, 2 पत्ता ये कर 10 पत्ता वो कर देगा, लो भैया। तो यानी क्वांटिटी भी उनकी सही होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स की क्वालिटी भी होनी चाहिए, और राइट समय पे, मतलब सही समय पे और सही दामों पर लाके क्या करे, उपलब्ध कराए, उसी को ऑर्डरिंग, ठीक है, प्रोक्योरमेंट बोला जाता है, ठीक। अब तो समझ गए होंगे इसके बारे में। लिखा गुड प्रोक्योरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रनिंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी, यानी गुड यानी प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जो हमारी फार्मासिस्ट में जल्दी जल्दी क्या करे, रनिंग करे। रनिंग मतलब समझते हो, अपने जरूरत के अनुसार वो क्या करे, ला के आपको सही टाइम पे, सही प्राइस पे और सही क्वालिटी की आपकी ड्रग्स क्या करे, प्रोवाइड करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। अब एक तुम कैसे जानोगे कि हमारे पास जो यानी फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस सही है कि गलत है, तो प्रोक्योरमेंट बाय जेनरिक नेम के द्वारा उन्हें जाना जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी जीरोडाल एसपी लेना,
तो ज़ीरोडायलिस्पी में क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक होता, पैरासीटामॉल होता प्लस सरसेडियोपेप्टाइडेज होता। तो इनके अनुसार आपको क्या कर देना है, जानना है, नहीं तो आप रटे लगेंगे भाई जीरोडायलिस्पी। हमारे तो क्या बोले दूसरी कंपनी का पेटेंट या जेनरिक आपको क्या करे उठा के लाग दे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ऑर्डर से पहले। प्रोकैरियोट बाय लिमिटेड टू एसेंशियल ड्रग्स, कि नहीं आप बल्क के ग्रुप मंगा लिए जो बिक नहीं रहा, आगे 10-10 पत्ता 20-20 पत्ता, तो भी दिक्कत हो सकती है। लिमिटेशन बनाइए कि अच्छा ये ड्रग ज़्यादा चल रही तो इसे मंगाओ, ठीक है, रोज ऑर्डर करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, थोड़ा ही मंगाइए मगर प्रॉपर अमाउंट अपनी दुकान को मैनेज करिए, ठीक। प्रोकैरियोट इन द बल्क, मतलब बल्क में भी आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं यदि ज़्यादा कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है तो, ठीक। ऑर्डर यानी देखो ऑर्डर क्वांटिटी बेस ऑन द रिलेवेंट, यानी लिखा देखो कंजप्शन ऑफ नीड, मतलब यहाँ देखो कंज्यूमशन, मतलब कितना आपका कंज्यूम हो रहा, नहीं कहते इनकी दुकान पे इतनी दवा आप कंज्यूम होगा, बिक गई, तो बिकने के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या कर देना, उन्हें ऑर्डर करना है, ठीक। तो एक तुम्हारे पास गुड फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस की ये आदत होती है। तो ये हमारे पास क्या होगा प्रोक्योरमेंट के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा 4 हमें दिया, तो चारों को हमें क्या कर देना, डिफाइन करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। अब इन्वेंट्री क्या होता है गुरुदेव, ठीक, इन्वेंट्री मतलब एक खाता होती है ना, जैसे बोलते हैं कि यानी लिखा है सूची, यानी खाता सूची का नियंत्रण होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, अब ये कैसे करेंगे, अपनी खाता को कैसे मैनेज करेंगे कि नहीं आप उधार बाड़ी दे के या बर्बाद हो गए। बहुत सारी ऐसी दुकानें थी मेरे भाई, हम अपने सामने देखे हैं, वो दुकान नहीं खोले तो सोचेंगे लाओ भर लेते हैं माल, तो क्या करें, बहुत सारी लाके माल भर लिए, प्रॉपर अमाउंट में उनका सेल नहीं हो रहा, तो बहुत सारी दवा एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब सेल नहीं होगा तो आपको यानी डिप्रेशन में थोड़ा सा आपको भी चिंता होगी, भाई इतना हम सब कर दिए और साला बिक ही नहीं रहा और ऊपर से एक्सपायरी आएगा। तो ये सब मेथड भी आपको क्या हो रही है, जरूरी होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी होना चाहिए, जितना अकॉर्डिंग जितना जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग लाइए हमें। तो लिखा द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन ड्रग्स यानी सो एज टू फुलफिल डिमांड ऑफ कस्टमर एज ए कंपेरेटिवली लो प्राइस विथ लेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट कॉल्ड ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा प्रोसीजर, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी आपकी ड्रग्स होती, मतलब जो भी आपकी दवा होती वो फुलफिल डिमांड ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर मांगा तो उस दवा को यदि आपकी दुकान में नहीं तो उसे नोट कर लिए, शाम तक उसने किसी कंडीशन में आपको बोल दी भैया ला के हम आपको दे देंगे, ठीक है। वो भी प्राइस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कि नहीं आप जितना पे आ रहा है उतने पे दे दें, ठीक है। मोस्टली ये होता है जितने पे आता प्राइस उतने पे ही दिया जाता है, ठीक, मगर उनसे बोलिए भाई 2 पैसा कम दे दीजिए, 4 पैसा कम दे दीजिए, आपका क्या करेगा, थोड़ा सा व्यू बढ़ेगा, बोलेंगे भाई उनके क्या दुकान पे छूट दे देता है, बोलते हैं ना। तो लो प्राइस होनी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ज़्यादा पैसा भी न खर्च करें, वो दवा आराम से आपके यहाँ आ जाए, कि नहीं आपको भैया बोलेंगे कि 200 की मान लेते MRP है तो बोल दिया मान लेते 150 देंगे, ठीक। अब ये भेज दिए आप घर, यहीं से जाओ भाई लेकर आओ, यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर गया, उतने 100 रुपये तेल लग गया, मतलब 200 की दवा 250 आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपको दिक्कत होगी, कितना कमाएंगे, तो घर ही 50 रुपये चला गया, ठीक है। पता नहीं 200 में लेगा कि नहीं, जो आएगा तो उसे भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हमें देखना है, तो उसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, यानी अपनी प्राइस को भी कंट्रोल करना है, अपना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग है आपको दवा को मंगाना है, उसी को भी कंट्रोल करना इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है, ठीक, कि नहीं आप स्टॉक ला के भर दिए। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड, मतलब आपका जो स्टॉक रहे वो मेंटेन रहे, बढ़िया से रहे, ठीक है, कि जो भी दवा है लगभग आपको फुलफिल अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। सम कॉमन इन्वेंट्री मेथड टू द फार्मेसी, मतलब ये कुछ कॉमन है इन्वेंट्री मेथड जिससे आपको क्या कर देना है, आपके दुकान पे फॉलो करना है। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फीफो मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीफो मेथड, मतलब जो भी दवा आएगी पहले उसे पहले ही क्या कर देना है, आउट करना, बाहर निकालना। कहने का मतलब जैसे आप रैक बनवा दिए, ठीक है, रैक बनवा दिए, ये मान लेते हैं रैक बनवा दिए, ये मान लेते हैं रैक में 10 दवा है, ठीक है, 10 यानी जो आपका डिब्बा उसमें 10 दवा है, ठीक है, रुक जाइए अभी हम बढ़िया बना देते हैं, ठीक है। ये यानी ड्रग्स है, इसमें 10 पत्ता, 1 पत्ता 2 3 4 5 10 पत्ता है। अब मान लेते हैं, देखो क्या कहते हैं, जो पहले आया है तो उसे पहले तुम बेच लो, ठीक है, जो पूरा अब देखो बदले आया उसी को तुम बेच रहे हो, आया उसी को बेच रहे हो, मान लेते 2 पत्ता इसमें कईयों महीने से ऐसा पड़ा हुआ, तो उसकी नियर एक्सपायरी हो जाएगी कि नहीं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मान लेते। इसलिए तो पीछे देखिए करिए कि अच्छा ये यानी हमारे पास एक्सपायरी होने वाली है, यानी पिछला स्टॉक का तो उसे पहले तुम निकाल दो, क्योंकि
क्योंकि जो पहले आया था दवा, मतलब पहले आ चुका था, उसे पहले क्या करना है, बेचना है तुम्हें। ये मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वीईडी, ठीक है, वीईडी तुम्हारे पास क्या होते हैं, पहले इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो यानी वीईडी एनालिसिस करना है। वी मतलब क्या होता है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, मतलब क्या कर देना, ऐसी दवा मंगानी है जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, आपके लिए जरूरी है वही आपको क्या कर देना है, आपको मंगाना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी दुकान को रन करना। वी मतलब क्या होता है, वाइटल, मतलब जो जरूरी है, जरूरी कैटेगरी का, नेसेसरी है पेशेंट के लिए, उसे आपको मंगाना। ई मतलब क्या हो गया, एसेंशियल, वो क्या कर देना, कंप्लीटली बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इसेंशियल मतलब कि रहे, कि थोड़ा बहुत रहे तब ये चल जाने वाला है, तो उसे भी दवा मंगाएंगे। डी से क्या होगा, डिजायरेबल, मतलब ये यदि नहीं रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डिजायरेबल कैटेगरी कंटेंट टू मेडिसिन नॉट क्रूशियल, मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में मतलब वीडी एनालिसिस करके आपको क्या कर देना, जरूरी लगाना है, कि मतलब बहुत जरूरी तो उसे मंगा लेना है, यदि नहीं जरूरी तो कम मंगाना, नहीं यदि ना के बराबर तो नहीं रहेगा तब भी ये चल जाने वाला है। कभी कभार मतलब 1-2 महीने में पेशेंट आ जाते हैं तो वो नहीं रहेगा तुम्हारी मेडिसिन दुकान पे तब भी चल जाए। एबीसी एनालिसिस करना है, ठीक है। एबीसी एनालिसिस करना है कि मतलब आपको जो भी चीज़ें यहाँ रखना है, लेस अमाउंट में होना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। जो भी कास्ट प्राइस उसे भी मैनेज करना, ये सब देखना क्या कहलाता है, एबीसी एनालिसिस करना। कंटिन्यू रिव्यू मेथड करना, मतलब बार बार आपको दुकान को अपने देखते रहना, भाई अच्छा ये दवा घट गई, ये चली गई, ये हो गया ना, तो बेचते गए बेचते गए बेचते गए, आप देखबा नहीं किए, हमारे तो दुकान आपका स्टॉक खत्म, ठीक है। आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे अपना जो भी रेंज रहेगा, ठीक है। रेंज बहुत मायने रखता भाई, ठीक है। यदि एक पेशेंट घूम गया कि इनके क्या दुकान पे दवा नहीं है, तो आपको बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है दुकान के ऊपर। बार कोडिंग तथा स्कैनिंग मेथड होना चाहिए। बार कोडिंग तथा स्कैनिंग मेथड, इसमें क्या होता है, ये स्मार्ट मेथड होता है, इसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज होता है, मतलब कोई भी ड्रग से लेकर आए उसमें दाम उम नहीं देखना, ऐसे किए, हाँ ये हो गया पूरा कंप्लीट, जाओ कितना पता है, कंप्यूटर पे इंटर किए, बिल कट के निकल के दे गए, ठीक। तो बार कोड स्कैनिंग मेथड ये भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपके स्टॉक में कितना है ये कंप्यूटर बता देता, कितनी दवा बिकी है वो भी बता देता, आज कितने का सेल हुआ वो भी बता देता, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। लास्ट एंड फाइनल इन लिखा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्हें कैसे आपको क्या कर देना है, मैनेज करना है, ठीक है। कैसे आपको मैनेज करना, भाई 2 क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया जी, और भाई तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक। चलो थोड़ा तेजी से चलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है डिफाइन द कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आपको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर, यानी रेगुलर मतलब प्रॉपर खरीदारी करनी है। मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि नहीं ज़्यादा पैसा हम खर्च कर दे, उसे भी मैनेज देखना है। वाइल मेंटेनिंग सप्लाई को मेंटेन करना, डिमांड बैलेंस, कितना आपके पास बैलेंस, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या कर देना है, खरीदारी करनी है। यानी कुछ कॉमन, ठीक है, की स्ट्रेटजी फॉर इफेक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन फार्मेसी, यानी सेट पर, ठीक है, लेबल्स, यानी सेट आपको बनाना है। मॉनिटर ट्रेड करना है। वर्क विद सप्लायर के साथ आपको काम करना है कि प्रॉपर ला के आपको सप्लाई दे सके मेडिसिन की। कंडक्ट रेगुलर इन्वेंट्री चेकअप करना है, मतलब जो भी आए ठीक खरीदारी उसे क्या कर देना, प्रॉपर चेकअप करना है। कंडक्ट रेगुलर इन्वेंट्री चेकअप करना है, मतलब आपको रेगुलरली आपके दुकान में कितना खरीदारी हुई, कितना गया, ये सबको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ठीक, इसे थोड़ा सा तेजी से इधर चलेंगे ना तो काम बन जाएगा। लास्ट में तुमसे 3rd नंबर क्या पूछा, रोल ऑफ फार्मासिन इन ओटीसी मेडिकेशन होता है, ओवर द काउंटर, ठीक है। ये मेडिकेशन बारे में बताना है, फिर उसका एडवांटेज भी आपको बताना पड़ेगा, कितना एडवांटेज, दोबारा सुनिए, ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसका एडवांटेज के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब ऐसी जो दवा होती है उसे हम किसी डॉक्टर के सलाह के बिना भी ले सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं। जैसे आपको बुखार हो गया, घर में पैरासीटामॉल है तो आप खा सकते हैं, दर्द हो रहा तो दर्द की दवा खा सकते हैं, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब किसी डॉक्टर से बिना पूछे ही आप क्या कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। उसे ओवर द काउंटर ड्रग्स बोला जाता है, यानी मेडिसिन बोला जाता है। इसमें क्या लिखा है, लिखा ओटीसी ड्रग्स मीन ऑफ द ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये तो फुल नेम आप जान ही रहे हैं। दे आर आल्सो नोन एज नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब किसी फिजिशियन के द्वारा, किसी भी जो यानी वेल्ड पर्सन यानी डॉक्टर होते हैं उनके बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप इसे ले सकते हैं। दे कैन आल्सो सोल्ड एंड परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, मतलब क्या कर सकते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब पर्ची पे लिखा भी नहीं तो इस तब भी आप दे सकते हैं। जैसे आपके दुकान पे कोई आया बोला भैया बुखार है, तब भी आप दे सकते हैं। ओटीसी ड्रग्स आर दो ड्रग्स विच आर यानी विच कैन बी परचेज विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपकी ऐसी दवा होती विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बिना किसी लिखे के ही बिना आप क्या कर सकते दुकान पर परचेज कर सकते, दुकानदार भी दे सकता है।
फ्यू ओटोसी ड्रग्स ऑफ द रिलेवेंट पेन किलर हो सकता है, एच मतलब दर्द हो सकता है, ईचिंग भी हो सकती है, वेर आर द फ्यू यानी प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज, मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, पेन किलर हो गया, क्या लिखा है, डिसकॉन्गेस्टिव हो सकता है, एंटी फंगल हो सकता है, लैक्जेटिव हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो ओटीसी मेडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये नॉर्मल था इंट्रोडक्शन ओटीसी मेडिकेशन के बारे में। हमें दे रखा था रोल बताना था, रोल ऑफ फार्मासिस्ट ओडीसी यानी मेडिकेशन के बारे में। ठीक, लिखा तुम्हारे पास इसमें पहला पॉइंट में क्या लिख दिया है, फार्मासिस्ट आर, ठीक है, यहाँ से पहले इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज भी हमें देखना है। फार्मासिस्ट आर द पर्सन हु पीपल कंटेक्ट विद द ओडीसी मेडिकेशन जनरली, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन रहता डायरेक्ट वो फार्मासिस्ट के पास जाता, उनसे मिलता, अपना काम करा लेता। सो देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर ओडीसी मेडिकेशन, मतलब ओटीसी मेडिकेशन के लिए देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं का है। क्योंकि आपके गांव में यदि छोटा सा कोई दुकान खुला है तो आपको यदि मान लेते कट लग गया, कहीं से कट लग गया पैर में, कहीं खोंचा लग गया, कहीं खुरपी लग गया, कहीं फरुआ लग गया, तो आप तुरंत फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वो दवा सुई करके आपको घर छुट्टी कर देता है। ठीक है, अब जाएंगे हॉस्पिटल पर लाइन लगाएंगे, ठीक है, इमरजेंसी में दिखाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। When they are the इंडिया लिखा है इनिशियल पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ओटीसी मेडिकेशन, मतलब इन्हें आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और केयरफुली रिकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओडीसी मेडिकेशन, अब इनसे रिस्पॉन्स भी हमें जल्दी मिल जाता है। ठीक, दे आर द रिक्वायर्ड टू लिमिट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओटीसी मेडिसिन, अब कुछ लिमिटेशन है कि ओटीसी मेडिसिन इतना ही है, उतना ही दे सकते हैं। फार्मासिस्ट शुड बी राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ ओडीसी मेडिसिन, उसकी सेफ्टी, करेंट, ठीक है, करेक्ट यूजेज, डोजेज, स्टोरेज वगैरह। फार्मासिस्ट लोगों को अवेयर करता, भाई बताता कि ओडीसी मेडिसिन यदि ले रहे हैं तो उसकी सावधानियाँ क्या हैं, करेक्ट यूजेज, कैसे उसको यूज करना है, उसका डोज क्या है, कहाँ पर रखना, ये सब की भी मायने रखता है। दे शुड यानी अवेयर द पीपुल अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ओडीसी मेडिकेशन, मतलब इसका डिसएडवांटेज भी बताता है, यदि ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये भी क्या होता है, लोगों को बताने का काम फार्मासिस्ट का है। ठीक, दे आर आल्सो गाइड एंड गिव एडवाइज ऑन ओटीसी मेडिसिन, मतलब ओडीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एडवाइस, गाइडलाइन ये सब भी जरूरी थोड़ा सा है कि नहीं। आप पैरासीटामॉल खा रहे हैं तो आप लगातार 2 महीना 3 महीना खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पीट रहे हैं, तो आपको लीवर में, किडनी में डैमेज हो सकती है। क्योंकि लीवर उसमें लिखा रहता है कि हाई डोज क्या कर सकता है, आपको लीवर को, किडनी को फेल कर सकता है। तो ये भी थोड़ा मायने रखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ देखा एडवांटेज, हमसे पूछा क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्या फ़ायदा इसके बारे में दे रखा, लिखा है कस्टमर आर एबल टू सेल्फ डायग्नोज कर सकता है, मतलब उसे सोचा कि सर दर्द हो रहा तो हम जाके ये दवा ले सकते हैं। ठीक, यानी सेल्फ ट्रीट कर सकता, मतलब बिना किसी डॉक्टर के अपने दवा लेके वो सही कर सकता, सेल्फ मैनेज कर सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ प्रैक्टिशनर आर नॉट नीडेड, मतलब किसी भी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं होती कि बाबू बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर आएंगे तब इन्हें काम करेंगे, तो ये ज़रूरत नहीं होती। यह लिखा है इकोनॉमी लेस, मतलब पैसा भी आपका कम लगेगा। नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, 500 रुपये पर्ची कटाएंगे, लिखेगा 2000 का जाँच और लिखेगा 100 रुपये की दवाई, हो गया काम खत्म। ठीक, उसके बाद गए तो काम हो जाएगा। मगर यदि हल्की फुल्की बीमारी होती तो ओटीसी मेडिसिन के द्वारा हम सही कर लेते हैं। लिखा है लो मिस यूजेज, मतलब इसमें ज़्यादा दवा का मिस यूज नहीं होता, एब्यूज पोटेंशियल भी कम हो जाता है। ये सब तुम्हारे पास ओटीसी मेडिकेशन के क्या हो गए, एडवांटेज यानी फायदे हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा, तीसरे एक नंबर के बाद 4 आया, कह रखा है एक्सप्लेन द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है उसे एक्सप्लेन करना है, और उसकी हैंडलिंग मेथड क्या होती है, और ड्रा करना है ले आउट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन परफॉर्म, यानी ये प्रोसेस नहीं होता है उसे आपको क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में बताना है, उसको हैंडलिंग मेथड के बारे में बताना है, फिर ले आउट बताना है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। कोई एक आपको पर्चा दिखा देना, उसे आपको काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी चला जाए। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे डॉक्टर के द्वारा एक पर्ची लिखी जाती है उसी को सिंपल प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, अब तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन राइट एंड फॉर्म इन द लिखा ऑर्डर
ठीक, ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू द केमिस्ट, मतलब क्या होता है डॉक्टर, क्या आप देखिए आपको इस यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, डॉक्टर एक पर्चा काट के देता है, ठीक है, उस पर्चे पे कौन सी दवा, अपना साइन, डेट, नेम ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल कौन सा, ये सब कुछ भी मैनेज रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक तरह का पर्चा होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अवेयर लोगों को कर सकते हैं कि इसमें कौन सी दवा चली है, वो डॉक्टर करता है, वो वेल डेवलप होता है और उसके पास क्वालिफिकेशन होता है तभी वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। ठीक है, याद रखना भाई। ठीक, तो इसमें लिखा कि हमारे पास क्या लिखा है, ए मेडिकेशन लिखा है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू द केमिस्ट दैट इंक्लूडेड द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा तरह से राइटन कागज के रूप में लिखा होता है जिसमें क्या होता है, डॉक्टर लिखता कहाँ से, केमिस्ट पे, उसे प्रिपरेशन करना डोज को, मतलब जो भी ड्रग्स है डिस्पेंस करना है, ठीक है, पेशेंट के लिए। ठीक, प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करता मेथड थ्रू विच ऑफ द ट्रीटमेंट मोडेलिटी इज प्रोवाइड विथ पेशेंट, ये पेशेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पेशेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या कर देते हैं, डॉक्टर के द्वारा बहुत सारी लिखी दवा होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में भी राइटन भी हो सकता है। ठीक है, अब किसके द्वारा लिया जाएगा, सुटेबल फिजिशियन के द्वारा, ठीक, या किसी डेंटिस्ट के द्वारा, किसी वेटनरी, मतलब जो डॉक्टर रहेंगे वो वाले, एनिमल वाले। ठीक है, लिखा अदर प्रॉपरली लाइसेंस मेडिकेशन प्रैक्टिशनर, मतलब जो भी इसके पास प्रैक्टिशनर रहेगा और लाइसेंस रहेगा वही प्रिस्क्राइब दवा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट इन ए यूनिक एंटिटी, मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए तो हर एक पेशेंट के लिए यूनिक एंटिटी होती है। और डिजाइन स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट टू स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब सब दवा की क्या होती है, ऐसा नहीं कि सब दवा सेम सबकी होती है, यदि बीमारी सेम रहेगी तो डॉक्टर सेम दवा ही लिखेगा, नहीं तो सबके क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, अब टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कंपाउंडिंग एंड नॉन कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग के रूप में हम प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अब ये सर ये क्या पूछ रहे हैं, कंपाउंडिंग मतलब क्या होती है, मिश्रित, मतलब बहुत सारी दवा एक ही के अंतर्गत होती है, नॉन कंपाउंडिंग मतलब अलग अलग होती है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी प्रिस्क्रिप्शन दवा केवल दवा का नाम लिखा जाता है, नॉन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या, दवा का नाम के साथ कौन सा केमिकल हो वो भी लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट देखा जाए तो आपके पास इतने सारे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हारे पास क्या हो गए हैं, पार्ट, यानी कितने पार्ट प्रिस्क्रिप्शन के हैं। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट का एड्रेस होना चाहिए, और सुपर प्रिस्क्रिप्शन यानी इतनी चीज़ें होनी चाहिए, RX का साइन होना चाहिए जो डिनोट करता है सुपर प्रिस्क्रिप्शन को। और RX मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ हीलिंग फॉर, ठीक है, फॉर रिकवरी, मतलब ये भाई दिख ही नहीं रहा है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सुपर प्रिस्क्रिप्शन में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी डिनोट द सुपर प्रिस्क्रिप्शन RX, ये जो लिखा गया ये आपका साइन है, जितने भी डॉक्टर होते हैं ये साइन लगाते हैं। RX मीन यानी गॉड ऑफ हीलिंग फॉर रिकवरी, मतलब गॉड से प्रेयर की जाती है इनकी जो, ठीक है, हीलिंग और जल्दी से जल्दी क्या हो सके, पूरा हो सके, जल्दी कर सकें। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब इधर क्या है लिखा, इनक्रिप्शन, उसके बाद लिखा है सबक्रिप्शन, यानी उसमें पार्ट होते हैं। इनक्रिप्शन ये ऐसा दवा होता है जिसमें, यानी ऐसा पोर्शन होता है जिसमें दवा का नाम होता है, कितनी क्वालिटी है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी लिखी जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन सच एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वो किसमें, यानी दवा का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे मान लेते हैं सूमो लेते हैं तो सूमो में क्या क्या चीज़ एक्टिव, जैसे नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल है वो चीज़ें हैं। ठीक, एडजस्टमेंट व्हीकल, मतलब ये क्या कर देना, उसमें कौन सा व्हीकल ऐड कर दिया गया, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सबस्क्रिप्शन इट इज प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टेक टाइम, जैसे आपको उसमें, यानी सबस्क्रिप्शन में क्या तुम्हें लिखना पड़ेगा, यानी कैसे लेना है, कितने टाइम लेना है, जैसे OD मतलब एक टाइम, BD मतलब 2 टाइम, TDS मतलब सुबह शाम दोपहर, या सोच मतलब जब जरूरत रहेगी तो ये आपको क्या कर देना, उसमें दिखाना पड़ेगा, लिखा रहता। यानी जो भी, यानी प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, मतलब उसका साइन, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब नाम ऑफ फिजिशियन, चाहे शॉर्ट में होना चाहिए चाहे हैंड राइटिंग पावर में होना चाहिए, ये कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, याद रखना ये कंप्यूटराइज नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा हमेशा यानी हैंड राइटिंग में ही होनी चाहिए। तो इतना हो गया इसके बारे में। लिखा तुम्हारे पास लीगलिटी आप है, यानी क्या दे रखा, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें क्या क्या लीगल है, यानी उसका सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर अंडर, ठीक है, हैंड राइटिंग होना चाहिए,
पूरा प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी पर्सन प्रिस्क्राइब ड्रग के उसका क्वालिफिकेशन MBBS MD नीचे नहीं लिखा रहता है, वो चीज़, किस कमरा नंबर में बैठता, किस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का तो नाम ऊपर ही लिखा रहेगा, ठीक। नेम एड्रेस ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का नाम उसका एड्रेस होना चाहिए। एज ऑफ पेशेंट, ठीक है, आप यानी पेशेंट दो बार लिख दिए, मतलब यानी पेशेंट का एड्रेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए। एज उसकी होनी चाहिए, एज ऑफ पेशेंट टू बिलो ऑफ द 12 ईयर, मतलब 12 साल से यदि नीचे है तो जरूर क्या कर दें, लिखें, क्योंकि बच्चे उन्हें दवा क्या होते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। आल्सो सीन ऑफ द वैलिड डेट होना चाहिए लगभग 6 मंथ, मतलब जो भी पर्ची रहनी चाहिए आपको देखनी कि 6 मंथ की इधर तो है नहीं है, उधर यदि रहेगा तो आपको देनी नहीं है, क्योंकि वो मान लेते उसी के लत लग गया तब भी दिक्कतें उसके लिए हो सकती है। तो ये सब होगा। इसमें लिखा प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये इतना प्रोसेस आपको कर देना है, मतलब लेते समय क्या कर देना है, प्रिस्क्राइब हैंडलिंग पार्ट ऑफ यानी गुड प्रैक्टिस फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले आपको पर्ची को रिसीव करना है, रीड करना, प्रॉपर चेकअप करना है, ठीक। आप यदि नहीं पढ़ पा रहे तो किसी आपको सीनियर को, अपने मालिक को पढ़ाइए, यदि सीख रहे हैं आप तो तब उन्हें दवा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर वेटिंग द मटेरियल को वेट करेंगे। वेट नहीं किया जाता है, वेट बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो किया जाता है, ठीक है। फिर कंपाउंडिंग करना, फिर लेबलिंग करना है। अब ये सब करने के बाद आपको क्या कर देना है, पैकेजिंग कर देना, तब आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट यानी प्रिस्क्रिप्शन पोर्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो ये था आपके बारे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से आप शॉर्ट ये आंसर रहेगा, ये थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। लिखा डिफाइन टर्म, इन टर्म को क्या कर देना, आपको डिफाइन करना है। जैसे तुम्हारे पास डिजिटल हेल्थ क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना है। यम हेल्थ क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना। ऑनलाइन फार्मासिस्ट क्या होता है, इसे आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को क्या कर देना है, डिफाइन करना है, ठीक। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिजिटल हेल्थ के बारे में जानते हैं। अब ये सब थोड़ा सा आप जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आप समझ रहे होंगे डिजिटल हेल्थ क्या होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जाएंगे आप किसी भी हॉस्पिटल में तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, ठीक है। मतलब आप बिल कटवाएं उसमें कंप्यूटराइज, सब कुछ कंप्यूटराइज, तो उसे डिजिटल हेल्थ बोला जाता है। इसमें क्या लिखा, डिजिटल हेल्थ यूज्ड ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी हॉस्पिटल में चीज़ें हैं वो डिजिटल है, टेक्नोलॉजी ये है। टूल्स भी हैं, प्लेटफॉर्म फॉर इनहांस द हेल्थ केयर, मतलब इससे क्या कर सकते हैं, जो भी हेल्थ केयर का परफॉर्मेंस है उसे इन्हांस कर सकते हैं। कोई भी डिलीवरी सिस्टम, अब देखो रोबोटिक आ गया जमाना। पेशेंट केयर, अब वो भी डिजिटल होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ, वो भी डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है। इसमें क्या होती है, इसमें यानी डिजिटल हेल्थ में क्या क्या है, टेली हेल्थ, मतलब बोल दिए भन्न से कमरा नंबर इतने में ये पेशेंट जा रहा है, उतने दवा दे दो, बताओ दौड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भन्न से हो गया। टेली मेडिकेशन, टेलीमेडिसिन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। बहुत सारी मोबाइल ऐप आती है, इसी के जरिए आप काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से एम्स में पर्चा कटवाना है, ठीक, तो यहीं पर बैठे बैठे उसका आप डाउनलोड कर लिए, कौन सा डॉक्टर कितने टाइम कब कैसे बैठता, कितने कमरा नंबर में बैठता, भरने से आपको पता चल जाएगा। तो यहीं से क्या कर दिया, बुक कर दिया, बोल दिया जाए इतने आपको डेट को आना, उसी डेट को आप जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ये डिजिटल हेल्थ के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, लिखा है इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट की यानी क्वालिटी की यानी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्योंकि सब कुछ डिजिटल व्यवस्था है। इनहांस पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ावा देना। इनहांस द पेशेंट कम, यानी लिखा है कंफर्ट, कंफर्ट यानी पेशेंट को क्या कर देना है, ज़्यादा ज़्यादा क्या मिल सके, आराम मिल सके। रिड्यूज हेल्थ, ठीक है, हेल्थ अनइक्वलिटी, मतलब क्या होता है, हम क्या अनइक्वलिटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूज करें, कम करें कि अच्छा ये भेदभाव वाला काम खत्म करें। तो ये डिजिटल हेल्थ के बारे में हो गया। यम हेल्थ के बारे में क्या देख लेते हैं, मोबाइल हेल्थ जिसे बोला जाता है, ठीक। यम से क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। यम हेल्थ इज डिफाइंड एज ए मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस सपोर्ट बाय द मोबाइल डिवाइस, मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसका मेडिकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब कुछ सपोर्ट किसमें, मोबाइल के जरिए, एक डिवाइस होते हैं उसी के जरिए की जाती है, ठीक। डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विस वाइब स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर आर नोन एज यम हेल्थ, मतलब क्या होता है, जो भी हेल्थ के अंतर्गत आता है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर, ये सब यम हेल्थ के अंतर्गत आता है। इसका बेनिफिट क्या है, रिड्यूस टाइम एंड इकोनॉमी, मतलब आपका टाइम क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। वहीं बैठे बैठे आप कहाँ कर लिए, सब डॉक्टर का देख लिए। जैसे मान लेते आपको मंगलवार को कौन बैठ रहा है, हमें इतने टाइम है, इतने पे दिखाना है।
अब मान लेते हमें नहीं पता हो, बुधवक पहुँच गए, बिफैयक पहुँच गए, शुक्र के पहुँच गए, पता चले यार ये मंगल के बैठे ना हो, तो आपका क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा, इकोनॉमी पैसा भी आपका लगेगा। तो यहीं बैठे बैठे आप क्या कर रही हैं, नेट पे डालते ही सब कुछ देख लिए, है कि नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। प्रोवाइड ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द रूरल लेवल तक। अब बताइए क्या होता है, जो भी हेल्थ की ठीक है सुविधाएं हैं वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देहात से देहात लेवल पे जाके प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड इजीली एट होम, मतलब घर पे ही बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करा दिए हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट द ऐप इजीली एनी टाइम, मतलब क्या ऐप डाउनलोड किए, ऐप में सब कुछ क्या कहता है, हॉस्पिटल का ब्यौरा दे रखा है कि कौन सा सेक्शन की साइड है, कार्डियोलॉजिस्ट किधर है, हड्डी वाले किधर है, बच्चे वाले किधर है, ठीक, औरतों वाला क्या है, टीबी सेंटर किधर है, ये सब कुछ बैठे बैठे आप इन चुटकियों में देख लें। तो ये हमें हेल्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ से ऑनलाइन फार्मासिस्ट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो लिखा है ए फार्मेसी दैट मेक ऑनलाइन एंड डिलीवर ऑर्डर टू कंज्यूम, ठीक है, वाई मेल के जरिए या शिपिंग सर्विस के जरिए ऑनलाइन फार्मेसी वेबसाइट इन नोन एज ऑनलाइन फार्मासी, यानी फार्मेसी कहलाती है। मतलब क्या कह रखा, कोई भी दवा हो उसे डिलीवर कराना हो, उसे शिपिंग करना हो, मेल करना हो, ये सब कुछ क्या होता है, ऑनलाइन फार्मासिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये था डिफाइन करने के लिए, तीनों टर्म को हमने डिफाइन कर दिया एकदम इजी तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं और क्या दे रखा है, ये सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, इसमें क्या रखा है, एक्सप्लेन द ड्राइंग द फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, मतलब क्या कर देना, जैसे फार्मेसी की डिजाइन स्कूल यहाँ पर बनाया नहीं जाता कि यहाँ पर फ्रिज रखना, यहाँ पर रैक बनाना, यहाँ दरवाजा रखना, उसे डिजाइन करना, उसका इंटीरियर बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर के बारे में। तो लिखा तुम्हारे पास जैसे फार्मेसी डिजाइन है, ऐसे आप समझिए नॉर्मल भाषा में। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपकी दुकान है तो कहाँ फ्रिज कैसे रखना है, एक सूटेबल होना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटर, ये काउंटर आपका उठने वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, रैक होना चाहिए जिसमें ड्रग्स यानी दवा रखी गई है। यहाँ पर भी रैक होनी चाहिए जिसमें दवा रखी गई, यहाँ पर रैक होना चाहिए जिसमें दवा रखी गई है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फ्रिज रख देंगे, यहाँ चेयर वगैरह रख देंगे, इसमें काउंटर वगैरह में बहुत सारा खाली जगह कर देंगे। तो ये बताओ एक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं, डिजाइन हुआ। ऐसे ही आपको क्या कर देना, बताना है। अब ये कितना बाई अकॉर्डिंग टू कितने बाई कितने का होना चाहिए, वो भी हमें मैनेज रखता है। ठीक, लिखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी में वेरी विद द साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस। अब ये साइज क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। ठीक है कि नहीं। अब मान लेते हमारे पास जगह नहीं है, अब जितना फुलफिल कहे वो हमारे पास हो ही नहीं पा रहा, तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, तो मतलब जितना हो सके उतना हमें क्या कर देना है, मैनेज करना है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा हमें, नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसका क्या दे रखा, सच है जनरल ड्रग्स स्टोर, मतलब जो भी जनरल ड्रग्स उसे कहाँ रखना है, डेंजर ड्रग्स को कहाँ रखना है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स को कहाँ स्टोरेज करना है, कोल्ड रूम यानी रेफ्रिजरेटर एरिया कहाँ रखना है। ठीक है, बल्क ड्रग को स्टोरेज एरिया कहाँ करना है, जैसे मान लेते गत्ते में आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं तुरंत 1 मिनट के अंदर लगा दिए, उसे कहीं रखेंगे, आप ऐसे फैलाएंगे, फिर पर्चे से मिलाएंगे तब रखेंगे ना। वेटिंग एरिया क्या होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया क्या होना चाहिए, ये सब मायने रखता है एक फार्मेसी डिजाइन के अंतर्गत। ठीक है, अब इसे डायग्राम हम आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाली है। ठीक, अब यहाँ से डिजाइन देख सकते हैं, ये देखा रिटेल ड्रग्स स्टोरेज डिजाइन और होलसेल ड्रग्स स्टोरेज डिजाइन दे रखा। मान लेते हैं आप यदि रिटेल खोल रहे हैं तो 15 बाई 10 का आपके पास क्या होना चाहिए, रूम होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये रैकिंग की यानी रैक वाला व्यवस्था हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इंट्रेंस, मतलब यहाँ से आपको इंटर करना है, ये भी रैक हो गया। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर चेयर यानी चेयर रखा है, यहाँ टेबल यानी टेबल रखा है, यहाँ पर भी कोई टेबल रख देंगे आप, यहाँ से कोई आदमी बैठेगा, यहाँ आपको ड्रग्स निकाल दे देंगे, आपका इसी पे कंप्यूटर हो जाएगा। ये वेटिंग एरिया, ये क्या होगा, डिस्प्ले विंडो, क्योंकि जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा आपका बिकेगा, तो ये होगा। और ये स्टोरेज ड्रग्स एरिया हो जाएगा, मतलब ये एरिया दे रखा कहाँ आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहते हैं, ऐसा कि नहीं इसी को हमें फॉलो करना है, अपनी जगह के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना, मैनेज करना रहता, अपना काम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है, यानी 20 बाई 10 का यदि तुम्हें होलसेल खोलना है तो हमें बड़ी दुकान चाहिए। तो यहाँ पर इंट्रेंस दे रखा रैक, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर रैक 1 2 3 4 ये सब दे रखा है, और यहाँ से चेयर होनी चाहिए और ये टेबल होना चाहिए, कोई भी बैठेगा इस पे बैठ के आपका क्या कर सकता है, आपसे बात कर सकता है, और डिस्प्ले विंडो यहाँ से होनी चाहिए। ठीक, तो ये इसके बारे में था, वेटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास डिजाइन इंटीरियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन फार्मेसी प्लानिंग एंड गिव इंपोर्टेंट ऑफ द फाइनेंस यानी फाइनेंसिंग प्लानिंग। मतलब आप यदि ड्रग्स खरीदना जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कुछ भी आप ड्रग्स ले लेंगे, लाख गांज लेंगे, बिकवा नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, यानी फाइनेंसिंग प्लानिंग बोला जाता है। ठीक है, जो आपके सामने ये रहा। अब इसमें क्या लिखा, फाइनेंसिंग प्लानिंग ये ऐसा प्रोसेस होता है फॉर कलेक्टिंग एंड यूजिंग मनी सिस्टमेटिकली टू स्टेबलाइज एंड रन द कम्युनिटी फार्मेसी इफिशियंसी। मतलब एक ऐसा तुम्हारे पास प्लानिंग होती है जिसमें क्या कर सकते हैं, आप पैसा को पहले कलेक्ट करेंगे और सिस्टमेटिकली देखेंगे कि कौन सी दवा ज़्यादा ड्रग्स हमारे पास रन कर रहे हैं उसे हम ज़्यादा लिखेंगे और जो कम कर रहे हैं उसे कम लिखेंगे। तो उसी को क्या बोला जाता है, जिससे आपकी दुकान क्या कर सके, कम्युनिटी फार्मेसी इफेक्टिवली बन जा सके। ठीक, तो उसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो कैरी आउट ऑफ द कंट्रोल फंक्शन विच कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग्स स्टोरेज विद द प्लान 1। मतलब आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना, पैसे के अकॉर्डिंग आपको दुकान खोलनी है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ काम करना है। कि नहीं आप लोन ले लिए हैं, बहुत सारा कर्जा ले लिए, आप डूबे हैं, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये सब भी मैनेज करता है इसके बारे में। पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग क्या यानी जरूरी है, क्योंकि आपको यानी देखिए ज़्यादा आपको पैसा रहेगा, देखो क्यों जरूरी रहेगा, उसके लिए 3-4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्पज लिखा, हायर रूम को चाहे हम क्या करेंगे, चाहे खरीद लेंगे, चाहे खड़े खड़े पूरे रूम को खरीद लेंगे, या केवल रूम को क्या कर देंगे, रेंट यानी किराए पर ले लेंगे। इक्विपमेंट कोई लेना है तो उसमें भी हमें पैसा लगाना है, जैसे रैक बनवाई पैसा, फ्रिज बनवाई पैसा, दवा बनवाई लेना पैसा, सब कुछ क्या होगा, पैसे से ही है। तो आपको क्या कर देना, फाइनेंशियल यानी प्लानिंग करनी, पैसे की प्लानिंग करनी, तभी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये सब भी मायने रखता है। लिखा टू परचेज मटेरियल फॉर सेल, मतलब जो भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं सेल के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो ज़्यादा बिक रहा है उसे ज़्यादा लेंगे। फिर पे रेंट एंड सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब क्या कर देना है, आप यदि कि कोई बंदा रखें तो उसकी सैलरी देंगे, मान लेते अपने काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी तो नहीं देनी पड़ेगी, मतलब कोई आदमी रखेंगे उसकी सैलरी, रूम का भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक, इलेक्ट्रिशियन बिल देनी पड़ेगी, पानी का बिल देना पड़ेगा, यदि खोले हैं तो जो MPCC वाले आते हैं कूड़े वाले, वो भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया परचेज के बारे में। ठीक, पर्पज क्या जरूरी है। अब यहाँ से लिखा काम क्या होता है, लिखा एनालिसिस द बिजनेस इन्वायरमेंटल फॉर द ड्रग्स स्टोरेज। क्यों, अब देखिए दुकान खोल रहे हैं तो ड्रग्स की स्टोरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैक बनवाना, पैसा लगेगा भैया। तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिजाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल फॉर द ड्रग्स स्टोरेज, मतलब क्या बिजनेस के बारे में सोचना है, ड्रग्स की स्टोरेज के बारे में सोचना, क्योंकि आप ड्रग्स खरीद लिए 4 लाख का, अब स्टोरेज की व्यवस्था नहीं हो, क्या होगा, रैपर फट जाएगा। आप फ्रिज में रखना तो फ्रीजर नहीं आपके पास है, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये प्लानिंग के साथ आपको करना, वो भी पैसा लगेगा। ठीक, क्रिएट बजट टू डिटरमाइन द टोटल कास्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब यानी क्रिएट करना बजट के अकॉर्डिंग, अपने आप को क्या कर देना, उसी तरह से करना है। कि नहीं आप बम्पर दुकान खुलवा दिए, पैसा ये नहीं लोन के अंदर करोड़ रुपए ले लिए, 10 लाख, आप घर ही जा रहे हैं, ठीक है, नहीं अपने अकॉर्डिंग ही खोलना, आपको पैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी दुकान को क्या करना, मैनेज मेंटेन सब कुछ करना। क्या देखा, डिटेल एनालिसिस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द मेडिकल रिसोर्सेज, मतलब पूरा डिटेल करना, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ के बारे में आपको देखते हुए मैनेज करना है पैसे के बारे में। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट सम एग्जाम्पल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस एंड देयर इंपोर्टेंस ऑफ द रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट कर दिया है। हमें क्या कर देना, हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है इसका, और इसका एग्जाम्पल दिखाना है, और जनरल एडवाइस करना है। ठीक है, सॉरी क्या जनरल एडवाइस इस पे आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द रूटीन मॉनिटर ऑफ पेशेंट, मतलब हमें क्या जरूरी है कि हमारे हेल्थ स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग समझते हैं कि नहीं, जैसे मान लेते हैं ऐड लगाया जाता है बसों के ऊपर, देखेंगे जैसे मान लेते किसी को लिखा ईचिंग हो रही, मतलब खजुली हो गई, तो लिखा जाता है जालिम रोशन खाद खर्च खुजली की दवा, तो एडिंग हो रही है, स्क्रीन पे एडिंग हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। अब फिर क्या हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर, तो उसमें जैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, BMI मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में उन्हें बताना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, इम्यूनलाइजेशन, ये सब स्क्रीनिंग के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें लिखा क्या हो गया, हेल्थ स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है
अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, मतलब जिसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसे ब्लड प्रेशर है तो हम क्या कर देते हैं, मेजर करके बता देते हैं, स्क्रीन पे दिखा देते हैं भाई आपका इतना ब्लड प्रेशर है कि नहीं। मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी टेस्ट करके बता देते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम क्या करें, तो स्टिप आती है ऐसे, यहाँ पर पंच किए अंगुली में, तुरंत निकाल के दिखा दिया आपका ग्लूकोज लेवल इतना, ये सब बताओ स्क्रीनिंग हो रही कि नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रग्स जो होती है विच आर नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपर्ली विद सिम्टम, सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली यानी तुम्हारे पास आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, डिजीज के आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका सिम्टम नहीं है उसे मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसके बारे में हो जाएगा। फिर क्या देखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस आर द डिफाइन एज ए सर्विस प्रोवाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब ये प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जरिए ये किया जाता है, जैसे जनरल पब्लिक और पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सिंपल से समझिए, ऐसी डिजीज जिसका सिम्टम नहीं दिखता है उसे हम क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी टेस्ट के जरिए या किसी भी जरिए, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या देता है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए क्या कर देते हैं, स्फाइग्नोबानोमीटर रहता है, यहाँ पर बेल्ट लगा के हम कस देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, अब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना, वो भी ब्लड के जरिए मेंटेन, यानी हम जान लेते हैं। ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, अब एक मशीन आती है ग्लूकोमीटर, उसके जरिए हम ग्लूकोज अपना शरीर का मेंटेन कर देख लेते हैं। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के जरिए अपने हाइट वेट के अकॉर्डिंग हम बीएमआई अपना इंडेक्स देख लेते हैं। इम्यूनाइजेशन भी हम आप क्या कर सकते हैं, चेकअप करा जा सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, लिखा है इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग, पहला पॉइंट लिखा है, इट हेल्प द आइडेंटिफिकेशन और एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, मतलब कोई डिजीज है अर्ली स्टेज में हम क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं ये डिजीज हमें होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम यानी दवा क्या कर देते, ड्रग्स हो गया, अपना डाइट हो गया, अपनी सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं जिससे हम उसमें हम रोक पा जा सकते हैं, ठीक। रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट, अब बताइए मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में क्या कर लिए, उसे पकड़ लिए क्या, डिजीज को, तो हम क्या कर सकते हैं, मोर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं, मतलब मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। क्यों, मतलब लंबा हो जाएगा डिजीज तो हमें पता नहीं रहेगा, उन्हें पता नहीं रहेगा कौन से डिजीज इतना लंबा हो गया, फिर दवा लंबी चलेगी, पैसा ज्यादा लगेगा, तो यानी चांस रहेगा बचने का कम। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी देखो आप स्टार्टिंग में ही क्या करिए, दवा को डिजीज को हम पकड़ लिए तो हमारा पैसा जो रहेगा वो कम लगेगा, ठीक। मान लेते अब एल्कोहल पी रहे हैं, उनका लीवर थोड़ा सा खराब होने, तो उनसे बोलेंगे भाई एल्कोहल कम करिए और लीवर टॉनिक वगैरह देंगे जिससे दोबारा मेंटेन हो जाएगा, दोबारा कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, हम क्या लीवर सेल को दोबारा डैमेज होने से बचा सकते हैं, रिकवर अप हो जाएगा कि नहीं। अब जानवर नहीं कर रहे, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, शरीर फूल जाएगी, शराब पी रहे हैं तो एक दिन मर जाएंगे, ठीक, या बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, मतलब क्या कर देते हैं, आपको ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, हम सोचते हैं यार हमको बहुत ब्लड प्रेशर है, ठीक, हम मेंटेन आइडेंटिफाई करा किसी द्वारा, यानी स्फाइग्नोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, भाई नॉर्मल है, तो हमें एक शांति मिलती है, चलो बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। इट सेव द टाइम ऑफ पेशेंट का क्या करेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक। तो इसलिए हम हेल्थ स्क्रीनिंग इन्हें कराते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के बारे में। चलिए ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल बचा हुआ, इसे भी हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहां से लिखा है राइट सम जनरल एडवाइस, ठीक है, एडवाइस यानी पॉइंट ऑफ COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एड्स के बारे में आपको क्या कर देना, इस पेशेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया, कोई ना आपका क्रिस्टल क्लियर जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने दे रखा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जैसे हम लास्ट शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। अब यानी COPD तुम्हारे पास क्या होती है, प्रोग्रेसिव एयर डिसऑर्डर होता है, मतलब क्या होती है, ये आपकी लंग्स है, लंग्स की जो ये मार्ग होता है, मतलब जो रास्ता होता है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कोई रुकावट या कोई परेशानी होती तो उसी को क्रोनिक अब यानी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। अब पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में क्या लिखे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर दवा के द्वारा कैसे आप कर सकते हैं सही, नॉन फार्माकोलॉजिकल उन्हें प्रॉपर बिना दवा के द्वारा कैसे सही करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज करना बिफोर इनटेक मेडिसिन, हाँ भैया ये याद रखना, मतलब यानी एक्सरसाइज करने से पहले यानी दवा खिला देना, क्योंकि मान लेते एक्सरसाइज करने लगे सांस फूलने लगा, अब दिक्कत हो जाएगी, अब जाएंगे घर पे दवा खाने, तब तक उनकी डेथ खत्म, पूरी सजी व्यवस्था हो गया। एवॉइड एलर्जी, ठीक है, एलर्जन को आपको क्या कर देना, एवॉइड करना, क्योंकि लंग्स प्रॉब्लम है इसी के द्वारा हो रहा, तो ये यानी आपको एवॉइड करना है, एलर्जन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा भाई, ठीक है।
ठीक। एवॉइड करना एलर्जन को, कवरिंग नोज विद द हैंडचीफ, मतलब वो जो तुम्हारे दस्ती होती है उससे करना, या क्या मास्क लगाना एट पब्लिक प्लेस पे, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा क्या रहे, भीड़ भाड़ रहे, जहाँ धूल रहे हैं, जहाँ डस्ट रहे हैं, जहाँ धुआं रहे, वहाँ आपको क्या करना, मास्क, यानी मास्क नहीं रहेगा तो नोछा, नोछा नहीं रहे तो उसको सूती बोरा का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, बचेंगे। ठीक है, ऐसे आप सेटवा फाड़ के मास्क बना लेंगे मगर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखना है, यूज एसी टू लोअर इंडोर ह्यूमिडिटी, मतलब ऐसी जगह रहना है जहां पर आपका हवा जो है उसमें ह्यूमिडिटी कम रहे। ठीक है, कम रहे, जिससे काम अपना बन जाएगा। नमी की मात्रा, जैसे मान लेते एसी रखेंगे तो उसमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा मेंटेन करेगा कौन, एसी करेगा। तो ये होना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, आपको सुट्टा उट्टा पीना बंद करना है। ठीक है, तो ये हो गया। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या दे रखा, मीटर डोज इनहेलर लेना है, मतलब आपको इनहेलर, ऐसे इस टाइप में इनहेलर आता है, देखे होंगे आप, मूवी वूवी में देखे होंगे, नहीं देखेंगे रियलिटी में भी देखे होंगे। ऐसे रहता है, यहाँ पर ये मुंह में लेके यहाँ पर ऐसे क्या करिए रहता है, इसे प्रेस किया जाता है, जिसमें एक हवा जाती है, इनहेल कर लेते हैं, हमारा सही हो जाता है, ये यानी ट्रैक सही हो जाता है। ठीक, ड्राई पाउडर इनहेलर लेना है आपको, फिर प्रॉपर नेबुलाइजर कराना, फिर अस्थालीन, ये सब मेडिसिन होती है जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अब एड्स के बारे में दिया है, तो एड्स के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एड्स क्या होता है, ठीक, ये आपका फुल नेम, प्लीज आप यहीं पर रोकिए, और कितने ऐसे मेरे भाई हैं जो इसका फुल नेम लिख के दिखा सकते हैं, और ये 2022 में फुल नेम पूछा गया था 1 नंबर में। ठीक है, तो इसे आप तुरंत लिखिए, यहाँ से सन्न से देखिए कितने लोग लिख के दिखा देते हैं। ठीक, लिखा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और कई मतलब ब्लड हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या आप सेविंग कराने जाए वहाँ, तो कईयों कारण से हो सकता है। कॉन्गेस्टिव, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट क्या होती है, HIV, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, यानी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, इसी के द्वारा हमारा एड्स कॉजेज होता है। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में आपको क्या करना, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना। एवॉइड अननोन सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब उन्हें क्या कर देना, एवॉइड करना, जिसे आप नहीं जान रहे उन्हें सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या कर देना, दूर रहना है। ठीक है, एवॉइड कंटामिनेटेड नीडल इन अदर आइटम, मतलब क्या कर देना है, एवॉइड करना है नीडल से। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, अब पहले होता था एक का सुई सबको लगा दिया जाता है, ऐसे पानी भरते थे, खर इधर मार दिए, फिर उधर दवा लिए, इनको ठोंक दिए, फिर पानी से साफ कर दिए, फिर इधर लगा दिए, ऐसा अब नहीं होता। ठीक, उसे क्या करना, आपको एवॉइड करना, अब बहुत सारी अदर आइटम उससे भी एवॉइड करना है। ठीक, एजुकेट द, ठीक है, इन्फेंट मदर, मतलब क्या होती है, जो भी मदर है, इन्फेंट मदर, जैसे मान लेते जिसके पेट में भी बच्चा है, उन्हें क्या कर देना, हमें एवॉइड करना है, क्योंकि उन्हें तो होगा, उनके जो पेट में बच्चा उन्हें को भी हो सकता है। ठीक, प्रॉपर चेकअप, यानी चेकअप टेस्ट कराना है। ठीक है, चेकअप टेस्ट कराना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, यानी ये रहेगा तो उसी का हम उसी के टाइम में क्या कर सकते हैं, क्योर किया जा सकता है। लिखा चांस ऑफ, ठीक है, ब्लड एट द टाइम ऑफ सेविंग, मतलब क्या होता है, जो ब्लड होता है, जैसे मान लीजिए सेविंग करा रहे हैं ना, ठीक, उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जा सकता है। तो आप जितनी बार यदि सेविंग यानी बाल कटवाने जाए तो उनसे बोलिए भैया नया नया ब्लेड प्रयोग करिए, अब तो लोग करते हैं, उसमें करने की जरूरत नहीं है। इफ मदर हैव द HIV पॉजिटिव, हेल्प टू ऑफ द PMTCT, यानी प्रिवेंशन ऑफ मदर टू ऑफ द चाइल्ड, यानी ट्रांसमिशन सर्विस, मतलब एक अलग से सर्विस बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में न चला जाए, उससे भी बहुत सारी ड्रग्स दी जाती है। चाइल्ड बॉटल फीडिंग क्या करा देनी है, आपको करानी है। मान लेते हैं मदर को यदि है तो हमारे तो इनके द्वारा क्या करते हैं, ट्रीट कर दिए, तो मम्मी को जो दूध रहेगा उसके भी द्वारा यानी HIV उनके शरीर में जा सकता है, तो उन्हें भी अवॉइड कराना, उन्हें बॉटल फीडिंग कराना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आता है, यानी दवा के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेशेंट AVR थेरेपी दी जाती है। ठीक है, ये अच्छी थेरेपी होती है। ठीक है, जिसे एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी बोली जाती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए देखो एक्चुअल में दवा नहीं बनी है, मगर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके, क्योंकि HIV के कारण से हो रहा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ही डिप्रेस कर रहा है। हम ऐसी ड्रग्स लेंगे जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा फार्म जैसे बहुत सारा केमिकल आता है, ठीक, उसके द्वारा कर सकते हैं। आप यदि मैनेज के अंतर्गत जाएंगे तो आप एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यदि कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, यदि फीमेल है तो सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया,
थर्ड सेशनल या मानिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिए, ठीक, मोस्टली थर्ड सेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए भी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने भी लगभग 1 घंटा मेहनत किया, आप भी यदि बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, हर सब्जेक्ट कैसे ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।